वेरी ब्यूटीफुली फ्रेम्ड कॉन्सेप्ट बेटा। इनिशियल डेज जब एरिया या वॉल्यूम कैलकुलेशन का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं था, तो उन दिनों ये एरिया कैलकुलेशन किस तरह से होता था, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। एज सच ये जो प्रोसेस है आज के टाइम पे हम यूज में नहीं लेते हैं टू फाइंड इंटीग्रेशन, बिकॉज वी हैव डायरेक्ट मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, टाइम सेवर्स, ठीक है। लेकिन ये जो मेथड है, जिस तरह से हम इस पे वर्क करते हैं, उस पे क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेट्स जस्ट गो अहेड। फॉर दैट आई एम गोइंग टू टेक ए सैम्पल ग्राफ। तो मैं एक इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ ले लेती हूँ एंड देन विल लेटर रिलेट इट विथ ए डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या चेंज आएगा, विल स्टडी दैट, ओके। सो एक्स एक्सिस एंड द इंटीग्रेशन इज फ्रॉम ए टू बी। मुझे एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी फाइंड करना है, ओके। सो वी आर क्लियर, इट इज़ द न्यूमेरिकल एरिया। और जो मैंने केस ऑफ ग्राफ लिया है वो पॉजिटिव है, अबव एक्स एक्सिस है, तो जो एरिया आएगा वही इस केस में डी आई का वैल्यू होगा, ठीक है। नाउ लुक एट व्हाट वी आर सपोज टू डू इज, इस पूरे रीजन को n नंबर ऑफ इक्वल विड्थ के स्ट्रिप्स में डिवाइड करने वाले हैं। n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, इक्वल विड्थ। तो अगर मैं विड्थ को h कंसिडर करती हूँ, तो h दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज b माइनस a इज द टोटल लेंथ ऑफ इंटरवल। उसको हमने n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो h फॉर अस इज b माइनस a बाई n। नाउ अंडरस्टैंड, मुझे ये एरिया एग्जैक्टली तो कैलकुलेट करना नहीं आता, इन इंडिविजुअल एरियाज़ को मुझे ऐड करना है। अब क्योंकि मैं उन्हें कैलकुलेट नहीं कर पा रही हूँ, सो कैन आई जस्ट से कि मैं इसकी बाउंड्री को डिस्कस करके देख लेती हूँ। बाउंड्री मीन्स हियर इफ आई टॉक अबाउट दिस एक्चुअल एरिया एंड दैट आई एम नॉट एबल टू डिस्कस डायरेक्टली, देन आई डिस्कस इस लोवेस्ट पॉसिबिलिटी एंड अपर मोस्ट पॉसिबिलिटी। ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन का केस है, ओके। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, दिस इज a कॉमा एफ ऑफ ए एंड a प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच, लाइक दिस। लास्ट वाले पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो b कॉमा एफ ऑफ b है, लेकिन हम इसी पैटर्न में ही लिखना चाहेंगे। तो यहाँ से कैन आई से b दैट वी हैव इज a प्लस एन एच, है ना। तो दिस इज a प्लस एन एच कॉमा एफ ऑफ a प्लस एन एच, ठीक। अब ये जो एरिया यहाँ पे है, इसको ध्यान देना, ये जो पहली स्ट्रिप है, अगर मैं उसके एरिया को A1 कंसीडर करूँ, कैन आई से दैट A1, क्योंकि इंक्रीजिंग है, तो ये वाला रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया तो हमें निकालना आता ही है, तो लोअर साइड में अगर मैं सारे स्ट्रिप्स की पॉसिबिलिटीज़ को देखूँ ना, एरियाज ये है, ये जो नेक्स्ट होगा वो ये वाला होगा, लाइक दिस, लोवेस्ट साइड में, है ना। तो इन्हें हम सम अप कर सकते हैं हियर, ये वाला एरिया। तो इन्हीं सभी रेक्टेंगल्स के एरियाज का सम को अगर मैं AL, लोअर पॉसिबिलिटी AL कंसिडर करूं, कैन आई राइट दैट एरिया टू बी, ध्यान देना ये H है और ये फंक्शन का वैल्यू है, मतलब एफ ऑफ A है। सो H इंटू एफ ऑफ A प्लस नेक्स्ट वाला देखें H इंटू एफ ऑफ A प्लस H, ये है ना ये वाला। सो एफ ऑफ A प्लस H एंड सो ऑन। लास्ट वाली स्ट्रिप पे आ जाएं बच्चे। यहाँ पे ये जो पॉइंट है, दिस इज A प्लस n माइनस वन इंटू एच कॉमा एफ ऑफ n माइनस वन इंटू एच, राइट। तो ये जाएगा कहाँ तक, h इंटू एफ ऑफ A प्लस n माइनस वन इंटू एच। तो अगर हम इसे समेशन में लिखें, कैन वी राइट h, हमने कॉमन ले लिया, सभी के पास है, समेशन एफ ऑफ A प्लस r इंटू एच, वेयर r इज वेरिंग फ्रॉम 0 एंड गोइंग अप टू n माइनस वन। परफेक्ट। उसी तरह से अब अगर हम अपर साइड की बात करते हैं, तो इज दिस रेक्टेंगल एंड देन दिस, इस तरह से इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जो बाद वाला पॉइंट है उसको लेके जो रेक्टेंगल क्रिएट होगा, तो यहाँ ये वाला, राइट। तो इस समेशन को अगर मैं AU कंसिडर करूँ, व्हाट आई हैव इज AU, डायरेक्टली लिख देते हैं इसी तरह से, क्योंकि जो फर्स्ट रेक्टेंगल होगा उसका एरिया H इंटू एफ ऑफ A प्लस एच, वहाँ से बिगिन होगा, और लास्ट वाला होगा H इंटू एफ ऑफ A प्लस एन एच।
तो एग्जैक्टली उसी ढंग से अगर आप इस सीरीज को देखें, कैन वी राइट इट टू बी h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच, इज जस्ट दैट जो r के लिमिट है ना वो 1 से बिगिन होके n तक जा रहे हैं। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट। अब यहाँ पे ध्यान देना, किसी भी रैंडम फंक्शन के लिए ये जो di है और al एंड au दे विल डिफर, कुछ ना कुछ एरर तो रहेगा। n का वैल्यू इंक्रीज करोगे एरर थोड़ा कम होता जाएगा, जब आप n का वैल्यू इनफाइनेटली लार्ज कर दोगे ना तो ये दोनों इक्वल बन जाएंगे एंड इक्वल टू दिस, क्योंकि आप ग्राफ से भी समझ सकते हो जब आप n को इनफाइनेट कंसिडर करोगे तो h विल अप्रोच 0। h इज अप्रोचिंग 0, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो विड्थ है ना, ये विड्थ ऑफ ए स्ट्रिप दैट इज नेग्लिजिबली स्मॉल। तो जब नेग्लिजिबली स्मॉल होगा, जो अपर साइड में कर्व क्रिएट हो रहा था वो अब इट विल बिहेव लाइक ए स्ट्रेट, क्योंकि दोनों पॉइंट एक दूसरे के नेबरिंग पोजीशन पे एग्जिस्ट करते हैं, तो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की तरह ही एक्ट करेगी। तो उस केस में ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ पे लिखेंगे, इफ n इज ए फाइनाइट वैल्यू, ध्यान देना, अगर n का वैल्यू कोई फाइनाइट है एंड f of x is an increasing function, पॉइंट नंबर 1, और इसी पॉइंट पे ही हमारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक, f of x अगर एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो यहाँ पे ये चीज़ जिसको हमने al नाम दिया है इस पर्टिकुलर फिगर के अकॉर्डिंग, देन अंडर दिस सिचुएशन बेटा अगर इंक्रीजिंग है तो कैन वी से h summation r values are 0 to n minus 1 f of a plus rh is lesser than or equal to the integral, and that is lesser than or equal to h f of a plus rh where r values are varying from 1 to n। perfect। लेकिन अगर n इनफाइनेटली लार्ज हो जाएगा तो ये तीनों इक्वल हो जाएंगे, और उसी को हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, जिसमें i इज इक्वल टू बोथ ऑफ दिस वेयर n इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी। अभी हम उस बात को लिखेंगे, पहले आप देखें इंक्रीजिंग के केस में ये है, और अगर f ऑफ x एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, आप यहीं से समझ सकते हैं, अगर डिक्रीजिंग ग्राफ हो हमारे पास, लुक एट हियर, तो उस केस में जब हम लिमिट 0 से बिगिन करते हैं तो इस रेक्टेंगल की हम बात कर रहे होते हैं, तो ये अपर साइड में चला जाएगा। तो 0 से n-1 वाला जो लिमिट है ना वो अपर साइड में होगा, एंड 1 से n वाला लिमिट वो लोअर साइड में होगा। तो बस यहाँ पे साइन रिवर्स हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, ये हुआ अगर n फाइनाइट है। लेकिन अगर हम n इनफाइनाइट की बात करें तो इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, i which is f of x dx a to b is equal to h summation f of a plus rh, r is varying from 0 to n minus 1, n is approaching infinity, and we know जो h है हमारे लिए वो n के ऊपर डिपेंडेंट है, तो अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो h विल ऑटोमेटिकली अप्रोच 0। तो यहाँ पे r एंड n में आप एक वेरिएबल को चूज कर लें और उसी के हेल्प से सभी को कन्वर्ट कर दें एंड लिमिट से डील कर लें। और अगर आप 1 से n वाले लिमिट में काम करना चाहते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए तीनों इक्वल ही होते हैं, और इसी को कहा जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इनिशियल डेज जब इंटीग्रेट किया जाता था तो इसी प्रोसेस से ही किया जाता था, आजकल तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही यूज में लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन इससे आपको करके बताती हूँ, और दूसरा क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल पे आते हैं वो टाइप भी अभी हम करके देखते हैं। लुक एट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेक, इस पर हम ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करने वाले, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेट करने वाले क्वेश्चन, क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत तो पड़नी नहीं है। तो e पावर x इज़ द फंक्शन, a क्या है हमारे केस में 0, b है 1। ठीक, सो h फॉर अस इज 1 माइनस 0 अपॉन n विच इज़ 1 बाई n। तो अगर आप n में डील करना चाहें तो पूरी तरह से n में कन्वर्ट कर दें, h में हैंडल करना चाहें तो h में कन्वर्ट कर दें, आपके पास n एंड h में रिलेशन है। अब इस पे आ जाता है, आई विल प्रीफर टू राइट लिमिट 1 टू n। ठीक है, 0 से n-1 भी आप लिख सकते हैं। दिस इज h समेशन f ऑफ f मतलब e पावर a which is 0 plus r into h, where r is varying from 1 going up to n, n is approaching infinity। ये अगर आप देखें एक GP का केस है, e पावर h, e पावर 2h and so on going up to n terms। फाइन, n is approaching infinity। तो सबसे पहले इनफाइनाइट सीरीज को आप इवेल्युएट कर लेंगे, a into r पावर नंबर ऑफ टर्म्स विच इज n minus 1 upon r minus 1, where
n इज़ अप्रोचिंग इन्फिनिटी, h इज़ अप्रोचिंग 0, हमें एक ही को रखना है क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो विल प्रेफर डीलिंग इन टर्म्स ऑफ h, तो n की जगह पे 1/h आ जाएगा, या NH ही है हमारे पास, उसकी जगह पे 1 आ गया, तो ये हो गया e, एंड ये वैल्यू 1 को अप्रोच कर रहा है, ये 0 को और ये 0 को, तो बच्चा 0/0 फॉर्म देने वाले टर्म ये है, और वो एक स्टैंडर्ड लिमिट है, वो हमें 1 देता है, तो आंसर आ गया ना। दिस इज़ हाउ वी हैंडल फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ लुक एट ए क्वेश्चन हियर, let S1 be this summation where k is varying from 1 to n and S2 is another summation for the same but limits are k from 0 to n minus 1। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या S1 एंड S2 इनमें से कौन π/3√3 से बड़ा होगा और कौन स्मॉलर होगा, ठीक है। तो हैंडलिंग का तरीका देखें, यहाँ पे कहीं पे भी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अप्लाइड नहीं है, लेकिन अगर आप दोनों ही फंक्शन में से, दोनों सेम ही है ना, कोई एक को लिख लेते हैं, फाइन, एंड k फ्रॉम 1 to n S1, और हमें पता है इस तरह के सिचुएशन में हम k/n को x, 1/n को dx कंसिडर करते हुए फंक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। सो k की जगह पे nx पुट कर देते हैं, यहाँ k है, सो nx, सो n² x एंड दिस इज n², एंड n² यहाँ से कॉमन आ जाएगा, एक n न्यूमरेटर में कैंसिल होके 1/n, सो ओवरऑल 1 + x + x², फाइन, ये dx कहलाता है। तो अगर मैं यहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी के बारे में सोचूं तो इन दैट केस ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इंटीग्रेशन आएगा वो है dx/1 + x + x² एंड लिमिट्स k इज़ 1, सो 1/n, k/n है ना हमारे लिए x, सो इट इज़ 0 एंड n/n दिस इज़ 1, परफेक्ट। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन है जिसे इंटीग्रेट किया जा रहा है उसका नेचर क्या है, वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए लेट मी टेक f टू बी 1/1 + x + x², तो f डैश इज, वैसे आप क्वाड्रेटिक के एनालिसिस से भी डायरेक्टली बता सकते हैं, सो 2x + 1, 1 + x + x², राइट। 0 से 1 के इंटरवल में क्लियरली दिस इज ए नेगेटिव क्वांटिटी, इसका मतलब f इज़ ए डिक्रीजिंग फंक्शन, एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए अभी हमने देखा था जब हम लिमिट 0 to n-1 लेते हैं तो वो हायर साइड में आता है, राइट। तो यहाँ 0 to n-1 मतलब S2, जो S2 का वैल्यू है दैट विल एक्सीड I एंड दिस इज S1, फाइन। बस अब हमें I मतलब ये इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड करना है, एंड वहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसे हम इंटीग्रेट कर लेते हैं कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर फॉर्म से, सो दिस इज dx x + 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर 0 to 1, दिस इज 2/√3 tan इनवर्स x + 1/2 अपॉन √3/2, लिमिट है 0 to 1। अगर हम अपर लिमिट पुट करते हैं बच्चे तो 3/2 अपॉन √3/2 ये आता है √3, मतलब π/3, एंड 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये हमें देता है 1/√3 जो कि है π/6, सो 2/√3 से मल्टीप्लाई हुआ, ये π/6 है, सो 2/√3 इंटू π/6, सो ओवरऑल दिस इज π/3√3, परफेक्ट। तो S2 इज ग्रेटर देन π/3√3 एंड S1 इज स्मॉलर देन π/3√3, यहाँ देख लेते हैं, दिस इज स्मॉलर एंड S2 इज ग्रेटर, परफेक्ट। अब नेक्स्ट देखें बेटा, इनइक्वालिटी इज बेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला टाइप जो हम यहाँ बात करेंगे, जैसे कई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिन्हें हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, वो नॉन इंटीग्रेबल फॉर्मेट होंगे, लेकिन कोई ना कोई एरिया, कोई ना कोई न्यूमेरिकल एरिया तो डेफिनेटली क्रिएट कर रहा होगा, जस्ट दैट वी आर नॉट एबल टू फाइंड, ठीक है। तो उस केस में आपको उस वैल्यू का एस्टिमेशन पूछा जाएगा कि चलो एग्जैक्टली हम नहीं फाइंड कर रहे हैं, फाइन, बट किस इंटरवल में लाइक कर रहा है ये तो हम बता सकते हैं, ठीक। तो उस तरह के जो एस्टिमेशन है हम बहुत से तरह से करते हैं। 1 यू लुक एट, अगर हम इसका रेंज फाइंड कर लेते हैं, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इन द इंटरवल a to b, x belonging to a to b, let's suppose ये जो रेंज आया दैट इज स्मॉल m to कैपिटल M, तो क्या हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो f of x है विद इन द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन दिस, अब अगर हम तीनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं विद इन द इंटरवल a to b,
डेफिनाइट इंटीग्रेशन एंड लिमिट, इन दोनों ही सेक्शन में आप सैंडविच थ्योरम यूज कर सकते हैं। मतलब एक फंक्शन दूसरे से छोटा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिमिट या डी आई का वैल्यू भी स्मॉलर ही आएगा विद इन द सेम इंटरवल। सो एम डी एक्स ए टू, तो इस तरफ आ जाएगा b माइनस ए विद स्मॉल m, ये है वो इंटीग्रल, और ये है कैपिटल M इंटू बी माइनस ए। तो ये चीज़ जैसे आपको रेंज फाइंड हो जाता है ना, आप डायरेक्टली इसके हेल्प से उसका एस्टिमेशन कर सकते हैं, राइट। ये एक बेसिक लेवल ऑफ एस्टिमेशन है जिसमें जो ये इंटरवल आएगा ये काफ़ी लार्ज आता है, ठीक है। तो ये अगर हम और प्रिसाइज फॉर्म में स्टडी करना चाहते हैं तो हमें फंक्शन बेस्ड डिस्कशन करना होगा, उस पर अभी हम आएंगे। सबसे पहले बेसिक लेवल पे जो हम डिस्कशन करते हैं, और इस चीज़ को आप ज्योमेट्रिकली भी देख लें। ले सपोज मेरे पास जो एफ ऑफ एक्स है उसका ग्राफ कुछ इस तरह से है विद इन द इंटरवल ए टू बी, ओके। हियर एक्स एक्सिस ए टू बी, एंड एग्जैक्ट एरिया मैं नहीं फाइंड कर पा रही हूँ, लेकिन क्या ये चीज़ क्लियर है कि इसका लोएस्ट वैल्यू अगर यहाँ पे बन रहा है उसको लेके अगर मैं रेक्टेंगल क्रिएट करती हूँ तो इसका एरिया आ जाएगा, आज ये स्मॉल m है तो स्मॉल m इंटू बी माइनस ए, एंड हाईएस्ट पॉइंट उसका यहाँ पे है, तो इसको लेके जो रेक्टेंगल क्रिएट होगा दैट इज दिस। तो क्या ये एक्चुअल एरिया इन दोनों रेक्टेंगुलर एरिया के बीच में है, राइट। एग्जैक्टली वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक। एक क्वेश्चन देखें फिर विल गेट इनटू फंक्शन बेस्ड एनालिसिस। लेट्स टेक, आपसे कहा गया e पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 to 1, इसका एस्टिमेशन, क्योंकि ये नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन है तो हमें पता है 0 से 1 के इंटरवल में एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 से 1 ही आता है, एंड e पावर x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, मोर द एक्सपोनेंट मोर इज द आउटकम। तो क्या हम ये कह सकते हैं e पावर एक्स स्क्वायर का जो रेंज आएगा वो e पावर 0 से e पावर e, राइट। ये हमारे लिए स्मॉल m है, ये कैपिटल M है। सो कैन वी से दिस विल बी इन बिटवीन स्मॉल m इंटू बी माइनस ए 1 है तो 1 2, करेक्ट, डायरेक्ट ओरली किया जा सकता है, फाइन। नेक्स्ट ये देखें, अगर हमें और प्रिसाइज डिस्कशन करना है, मतलब जो लोअर एंड अपर साइड है उनमें गैप कम करना है, देन इन दैट केस लेट्स टेक आई वांट टू इंटीग्रेट दिस, मुझे ये न्यूमेरिकल एरिया फाइंड करना है। तो अगर हम ऐसा कुछ कर पाएँ, जैसे ये फंक्शन नॉन इंटीग्रेबल है लेकिन इसके नेबरिंग पोजीशन पे तो बहुत सारे फंक्शन होंगे, कोई फंक्शन ऐसा जो इससे स्मॉलर साइड में हो और बहुत पास हो इसके और इंटीग्रेबल हो, हम उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। और इसके अपर साइड में कोई ऐसा फंक्शन जो हमें पता है उसे हम इंटीग्रेट कर पाएँ, तो इन दैट केस जो लोअर एंड अपर पॉसिबिलिटी हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें जो गैप होगा वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और अगर और प्रिसाइज डिस्कशन करना है, इन दैट केस यू कैन ब्रेक दिस, जैसे ये फंक्शन है आप इसे मल्टीपल इंटरवल में ब्रेक करते हुए जा सकते हो ऐसे, और इस पर्टिकुलर इंटरवल में इसके नेबरिंग पोजीशन पे अपर एंड लोअर का डिस्कशन कर लो, इसमें लोअर एंड अपर का डिस्कशन कर लो और उन्हें सम अप करते हुए, तो इसमें गैप और कम हो जाएगा। तो इस तरह से इसे फंक्शन बेस्ड स्टडी किया जाता है। अभी हम क्वेश्चन के फॉर्म में इसे देखेंगे, उससे पहले इन्हें हम कंप्लीट कर लेते हैं। टाइप 3 एंड 4 सिर्फ याद ही रखना है आपको, पहले समझ लें। एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी, अगर हम इंटीग्रेट करने के बाद मॉड लेते हैं और फंक्शन में मॉड लेके फिर इंटीग्रेट करते हैं, दोनों में लार्जर कौन सा होगा। यहाँ पे देखना, अगर कोई फंक्शन है मेरे पास, लेट्स सपोज ये है, ए से बी के इंटरवल में आई एम इंटीग्रेटिंग इट, तो अगर मैं पहले इंटीग्रेट करूँ फिर मॉड लूँ, तो ध्यान देना अगर ये एरिया A1 है, ये A2 है, ये A3 है, सो व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग इज -A1 + A2 + A3 इंटीग्रेट किया फिर मॉड लिया, राइट। सेकेंड केस में मैं क्या कर रही हूँ कि पहले मॉड ले रहे हैं फंक्शन का, मतलब ये हो गया कुछ इस तरह से, फाइन बेटा। तो जब अब हम इंटीग्रेट करेंगे तो A1 + A2 + A3, तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा A1 + A2 + A3 दिस इज़ लार्जर कंपेयर टू दिस, राइट। और दोनों इक्वल कब होंगे, जब ये जो फंक्शन है ये कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव ना होके या तो हमेशा ही पॉजिटिव है या हमेशा ही नेगेटिव है, देन इन दैट केस ये दोनों बिल्कुल इक्वल बन जाएंगे, फाइन। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है इस तरह से मॉड्यूलस बेस्ड, तो आप डायरेक्ट एनालिसिस से उसे आंसर कर सकते हैं। फोर्थ, इसे प्रूफ तो हम कर सकते हैं लेकिन हमें प्रूविंग की ज़रूरत नहीं है, आप एज इट इज़ इसे बहुत ईजिली याद रख सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स, अगर हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे, डायरेक्टली कर पाते हैं तो एस्टिमेशन के लिए हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू ही आ जाएगा। अगर वो नॉन इंटीग्रेबल है, इन दैट केस ए टू बी में आप उसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, मॉड इज लेसर देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
एफ स्क्वेयर डी एक्स ए टू बी इंटीग्रल जी स्क्वेयर का इंटीग्रल ए टू बी, दोनों का प्रोडक्ट का जो स्क्वेयर रूट है ना, दैट वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस। ठीक है, याद रखें। अभी आप क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट 3 + x क्यूब स्क्वेयर रूट इंटीग्रल 1 to 3, स्क्वेयर रूट में क्यूबिक है, हम डायरेक्टली से इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो एस्टिमेशन पे चलेंगे। उसके लिए सबसे पहला हम ट्राई करते हैं अरेंज बेस्ट। सुइटेबल है, वेरी गुड, अदरवाइज हम फंक्शन के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ x की वैल्यूज है 1 to 3 एंड x क्यूब इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, सो 1 क्यूब to 3 क्यूब, परफेक्ट। 3 ऐड हो गया सभी वैल्यूज में, तो ये हुआ 4 to 30 एंड स्क्वेयर रूट लेते हैं, तो स्क्वेयर रूट बिंग एन इंक्रीजिंग फंक्शन, स्क्वेयर रूट ऑफ 4 स्क्वेयर रूट ऑफ 30 जो कि एक परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, तो हम आरटीजी से लिखेंगे। अब बचा इसका लोवेस्ट पॉसिबिलिटी, मतलब स्मॉल m ये है, ये कैपिटल M है, एंड वी नो द इंटीग्रल लाइज स्मॉल m टू b माइनस a, b माइनस a इस केस में 2 है, तो 2 × 2 4, 2 √30। देख लेते हैं, डू वी हैव दिस? यस। एंड ओपन एंड क्लोज इंटरवल में ज़्यादा कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये ऑल थ्रू आउट स्मॉल m तो है नहीं, तो इसलिए इक्वलिटी तो आ नहीं सकता यहाँ पे, और ये ऑल थ्रू आउट कैपिटल M भी नहीं है, तो इक्वलिटी भी नहीं आएगा। ठीक है, दो वी राइट इन फॉर्म ऑफ दिस, बट इट शुड बी वेरी क्लियर, it is open interval. Fine. Next, if f of x is a continuous function such that f of x is greater than or equal to 0 for all x belonging to 2 to 10, इस स्टेटमेंट को पहले क्लियर कर लें। f of x is greater than or equal to 0, इसका मतलब क्या हुआ? जब आप उसका डेफिनाइट इंटीग्रल का वैल्यू लेंगे विद इन एनी इंटरवल, क्योंकि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, जिस इंटरवल में गिवन है उस इंटरवल में अगर आप उसे इंटीग्रेट करते हैं, देन इन दैट केस ये वैल्यू हमेशा ही ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही आएगा, राइट? क्योंकि ग्राफ या तो ऑन एक्स एक्सिस है या अबव है। नीचे जाता तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया वुड हैव बीन नेगेटिव, कैंसलेशन का स्कोप होता है, यहाँ पे कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि दिस इज एग्जैक्टली 0। अब समझ के देखें, ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है, क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं हमें तो ये इक्वल टू ही 0 चाहिए। इसका सिंपल मीनिंग यही हुआ ना कि जो एफ ऑफ एक्स है वो एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है, क्योंकि अगर एफ ऑफ एक्स एग्जैक्टली 0 नहीं है तो कहीं ना कहीं अबव एक्स एक्सिस जाएगा, और जहाँ भी अबव एक्स एक्सिस जाएगा फिर डी का वैल्यू 0 तो आ ही नहीं सकता, डी का वैल्यू पॉजिटिव ही क्रिएट होगा, करेक्ट? सो एफ ऑफ एक्स इज 0 इन दिस केस। अब क्वेश्चन कह रहा है आपको एफ ऑफ 8 का वैल्यू। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल एस्टिमेशन हमें करना है, और प्रूफ के फॉर्म में ही मैंने दिया है, आपके सामने ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ क्यूबिक, जिसे हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, लेकिन जो दोनों तरफ लिमिट है आप क्लियरली देखना, उसमें पाई का इन्वॉल्वमेंट है। और बच्चा इंटीग्रल में पाई का फॉर्मेशन कब होता है? ओनली फॉर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आपको डायरेक्ट हिंट मिल रहा है कि यहाँ पे अगर आप इस अलजेब्राइक फंक्शन का रेंज कैलकुलेट करेंगे विद इन दिस इंटरवल, तो किसी भी हाल में पाई उसमें क्रिएट नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन m × b - a टू m × b - a टाइप का नहीं है, राइट? तो इस पे आपको अटेंशन भी नहीं देना है। तो आप ऑप्शंस में देख ले कि जो इंटरवल के दोनों एंड से वो किस टाइप के हैं, वो क्या रेंज से क्रिएट होने लायक वैल्यू है या वो फंक्शनल एनालिसिस से ही क्रिएट होंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप एनालाइज करें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। तो यहाँ ये इन्वर्स फंक्शन से ही क्रिएट होंगे। अब अगर आप कोई भी इंटीग्रेशन देखें जिसमें आंसर इन्वर्स फंक्शन में आए, देख लें एक बार, साइन इन्वर्स एज आंसर कब आता है? जब 1/√a² - x² टाइप का हो, राइट? स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक इन द डिनोमिनेटर, और tan इन्वर्स में 1/a² + x²। यहाँ पे तो स्क्वायर रूट है, तो tan इन्वर्स का अभी हम स्कोप नहीं रख रहे हैं। एंड उसी तरह से सेक इन्वर्स की अगर हम बात करें तो 1/x √x² - a², राइट? यही हमारी कंप्लीट पॉसिबिलिटी है। तो जिस तरह से हमें एक्सप्रेशन यहाँ पे गिवन है, हम क्या करेंगे, इसे क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करेंगे। उसके लिए x 0 to 1 में है, तो x³ हमें नहीं चाहिए ना, तो हम x³ का एनालिसिस करते हैं। कैन वी से x³ वैल्यूज विल ऑल्सो बी बिटवीन 0 and 1, राइट? ये एक तरह का डिस्कशन। दूसरे तरह का डिस्कशन ये भी है कि जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है तो मोर द पावर लेसर इज द आउटकम, राइट? ये डिस्कशन की भी पॉसिबिलिटी है। एंड इस तरफ ये 1 एंड दिस साइड इट इज 0। तो अगर हम ज़्यादा प्रिसाइज डिस्कशन पे जाना चाहते हैं तो x³ कैन वी से, ये x⁴ को तो हम ले नहीं सकते, पावर और ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इस तरफ 0 लेंगे और अपर साइड में इसका क्लोजर वैल्यू लेंगे, बेटर रहेगा। तो इसी एस्पेक्ट से अब करके देखते हैं कि जो x³ है 0 x² एंड आई वांट 4 - x² - x³।
सो एक्स क्यूब को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मोर दैट वी सब्ट्रैक्ट लेसर दैट वी आर लेफ्ट विथ, तो इस तरफ आ जाते हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 0 एंड दिस इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस 2x स्क्वायर। और अगर हम इनका स्क्वायर रूट लेते हैं एंड रेसिप्रोकल लेते ही मोर द डिनोमिनेटर लेसर विल बी द आउटकम, तो बचा इनइक्वालिटी साइन हो जाएगा रिवर्स, करेक्ट। ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर और इस तरफ हुआ 4 माइनस 2x स्क्वायर, डन, रेसिप्रोकल ऑफ इट। और डेफिनेट इंटीग्रल के केस में हमें ये क्लियर है, फंक्शन जितना बड़ा होगा उसका न्यूमेरिकल एरिया उतना ही ज़्यादा आएगा, राइट। तो जैसे ये f है, ये g है, f ग्रेटर देन इक्वल टू g है, इन दैट केस ये जो एरिया आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस एरिया, ठीक। तो इसे हम कहते हैं सैंडविच अप्रोच, जिससे हम लिमिट में यूज में ले सकते हैं और डेफिनेट इंटीग्रल में यूज में ले सकते हैं, पूरे कैलकुलस में, और कहीं आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते। तो इंटीग्रेट कर देते हैं तीनों तरफ, ये आ गया 0 to 1, 0 to 1, इसका हमें एस्टिमेशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले लोअर साइड में कर लेते हैं, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ x बाई 2, लिमिट अप्लाई करें, सो दिस इज पाई बाई 6 लोअर साइड, परफेक्ट। अपर साइड के पास चलते हैं, तो उसके लिए dx बाई 4 माइनस 2x स्क्वायर है, जैसे आप कंफर्टेबल हैं। अगर आप 2 को पहले कॉमन लेके करना चाहते हैं आप उस तरह से कर ले, आई डू इट डायरेक्टली, ठीक है। सो दिस इज 2x स्क्वायर, मतलब रूट 2x का स्क्वायर, सो 1 बाई रूट 2 साइन इनवर्स ऑफ रूट 2x बाई 2, लिमिट्स 0 to 1, 1 अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं दैट इज 1 बाई रूट 2 इंटू पाई बाई 4, एंड 0 के लिए तो 0 ही है, तो पाई बाई 4 रूट 2 वी हैव इट एग्जैक्टली, ठीक है। तो यही हमारा स्टाइल ऑफ वर्किंग रहेगा। अब कुछ क्वेश्चंस और कर रहे हैं हम, यहाँ पे देखें, शो दैट दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू रूट 15 बाई 8, स्क्वायर रूट है, डिग्री भी आप देखो क्यूबिक है, फर्स्ट डिग्री है, लेकिन ये अलग अलग से तो हम इन्हें इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इमीडिएट अटेंशन हमारा किस पे जाना चाहिए, अभी अभी हमने कुछ इस तरह से पढ़ा था, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी का जो मॉड है दैट इज लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स ए टू बी जी स्क्वायर एक्स डी एक्स ए टू बी, अभी अभी किया था ना बेटा। तो अगर मैं इसे ये जो है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स एंड इसे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब कंसिडर करो, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा तो बहुत इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। सो कैन आई से अगर ये आई है तो मॉड ऑफ आई इज लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस एक्स डी एक्स, एस्टिमेशन कर रहे हैं ना, तो एस्टिमेशन के लिए हम हमेशा उसी को ही यूज करेंगे जो हमारे लिए बेस्ट सुइटेबल हो। तो यहाँ जी स्क्वायर एक्स दैट इज 1 प्लस एक्स क्यूब डी एक्स 0 to 1 होल स्क्वायर रूट, अब इंटीग्रेट कर लें, दिस इज x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट है 0 to 1, 1 एज लिमिट, दिस कम्स आउट टू बी 3 बाई 2, सेकेंड वाला 0 के लिए तो 0 ही है तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ आ जाते हैं, दिस इज x प्लस एक्स पावर 4 बाई 4, 0 to 1, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये आया 5 बाई 4 एंड 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग तो 0 ही है, सो दिस इज 15 बाई 8। So mod of I is less than or equal to root 15 by 8. So I is less than or equal to root 15 by 8. Right? ये आ गया बेटा. So question says it is always less than or equal to root 15 by 8. Is very true. ठीक, मैंने show that के form में दिया, but these are going to be option based questions. Next बेटा. If I is e power minus x square dx, clearly e power x square है, e power minus x square है, नॉन इंटीग्रेबल है, तो एस्टिमेशन पे क्वेश्चन आएगा, मतलब ग्रेटर देन लेसर देन लाइक दैट। आपको मैंने इसके 3 पार्ट्स दिए हैं, शो दैट i इज ग्रेटर देन 1 बाई ई। तो सबसे पहले तो हम रेंज बेस्ड एनालिसिस करके देखेंगे, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन गिवन है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस से गिवन होगा, तो चेक करते हैं। x 0 से 1 में है, राइट, आप ओपन इंटरवल भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर जगह ग्रेटर देन और लेसर देन है, इक्वलिटी तो है नहीं, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। एंड विद इन दिस इंटरवल एक्स स्क्वेयर 0 से 1 में है, तो माइनस एक्स स्क्वेयर जो है वो -1 से 0 में होगा। ई का पावर जितना ज़्यादा होगा वैल्यू उतना ही ज़्यादा आएगा, तो ये 1 बाई ई टू 1 है, करेक्ट। सो कैन वी नाउ से ये जो आई होगा दैट इज स्मॉल m इंटू बी माइनस ए, दैट इज 1 बाई ई टू 1, राइट। अब आप ऑप्शन देखें, डू वी हैव इस प्रेजेंस आई इज ग्रेटर देन 1 बाई ई, इज वेरी करेक्ट, क्योंकि इस इंटरवल में लाई करता हुआ हर एक वैल्यू इसे सेटिस्फाई करता है। अब सेकंड पे आ जाते हैं, आई इज ग्रेटर देन 1 माइनस 1 बाई ई।
अगर हम इसे यहीं से डायरेक्टली कंक्लूड कर पाते हैं देन वेरी गुड, अदरवाइज हम फंक्शन बेस्ड एनालिसिस करके देखेंगे। और डायरेक्टली कर पाने का मतलब क्या है, लेट्स सपोज मेरे पास कुछ ऐसे है कि x इज ग्रेटर देन 5, मैंने कुछ सॉल्व किया तो मेरे पास आया x इज ग्रेटर देन 5, और एक ऑप्शन उसमें गिवन है x इज ग्रेटर देन -3, दूसरा ऑप्शन मुझे गिवन है और एस्टिमेशन का क्वेश्चन है क्योंकि उसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू है और वो एग्जैक्ट वैल्यू इनमें से किसे सेटिस्फाई करेगा। x इज ग्रेटर देन 6, ये सब ऑप्शन में है। मेरा आंसर जो सॉल्व करके मुझे मिला है वो ये मिला है, तो क्या अगर ये ट्रू है कैन आई से इवन दिस इज ट्रू? यस, अगर x 5 से बड़ा है तो डेफिनेटली -3 से भी बड़ा ही होगा। x कोई फिक्स नंबर है, जस्ट दैट वी डू नॉट नो इस वैल्यू, ठीक है, तो ये सेटिस्फाई होगा। लेकिन x इज ग्रेटर देन 6, बच्चे 5 से बड़ा कोई भी वैल्यू 6 से बड़ा हो ये तो जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है वैल्यू 5 से 6 के बीच में ही आए, तो ये तो हो जाएगा रोल्ड आउट, राइट। तो इस तरह से अगर ये डायरेक्ट पॉसिबिलिटी है तो आप उसे स्टडी कर सकते हैं। तो अगर हम इस वैल्यू को देखें तो ये कुछ ये है, राइट, और ये 1/e है, दोनों में डिनोमिनेटर में e है, यहाँ 1 है, 1e-1 है। जो e है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.718 होता है, -1 करेंगे तो 1.718, जो कि बड़ा है 1 से, तो ये वैल्यू लार्जर है कंपेयर टू 1/e। तो कोई वैल्यू जो 1/e से बड़ा है, जरूरी नहीं कि वो 1/e से कोई बड़े वैल्यू से भी बड़ा हो, मतलब इससे बड़ा हो, नहीं, तो हम इसे डायरेक्टली तो नहीं कह सकते। तो अब हम फंक्शन बेस्ड एनालिसिस करेंगे। तो बच्चा 0 से 1 के इंटरवल की बात हो रही है, ठीक, और e का पावर में x स्क्वायर है या -x स्क्वायर है वो इंटीग्रेबल नहीं है, लेकिन अगर पावर x है उसके तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मोर द पावर, क्योंकि वैल्यू 0 से 1 के बीच में, लेसर इज द आउटकम, ये परफेक्ट है। तो -x स्क्वायर, e का पावर जितना बड़ा होगा वैल्यू उतना ही, डन। अब अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं विद इन द रिक्वायर्ड लिमिट, e पावर -x स्क्वायर dx 0 to 1, ये इंटीग्रल है e पावर -x 0 to 1, और इसी का डिस्कशन हमें करना है। सो -1/e, ये हुआ 1 - 1/e, i इज लार्जर, परफेक्ट, राइट। अब आप थर्ड को ध्यान से देखें, इसका जो रिजल्ट है वो 2 हिस्सों में है, तो क्लियर हो रहा है एक सिंगल फंक्शन के एनालिसिस से ये सॉल्व नहीं होगा, आपको इसे ब्रेक करना होगा। तो उसके लिए अगर मैं इसका एक रफ ग्राफ आपको बना के दिखाऊं तो e पावर -x स्क्वायर 0 से 1 के इंटरवल में x स्क्वायर इज इंक्रीजिंग, -x स्क्वायर इज डिक्रीजिंग, e पावर -x स्क्वायर इज डिक्रीजिंग। 0 पे इसका जो आउटकम आता है वो 1 है, एंड 1 पे इसका आउटकम आएगा 1/e, एंड ये एक डिक्रीजिंग ग्राफ है इस पोर्शन पे, ठीक है बच्चा। अब ये जो वैल्यू गिवन है ना, इसे भी आप थोड़ा सा एनालाइज कर लें। यहाँ पे 1/√2 का प्रेजेंस है, यहाँ 1 - 1/√2 का प्रेजेंस है, तो अगर हम इसे ब्रेक करके करें तो कहाँ पे ब्रेक करना है वो हिंट आपको यहाँ से मिलेगा कि यहाँ पे 1/√2 है, यहाँ 1 - 1/√2 है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 1/√2 कंसिडर करती हूँ तो ये लेंथ 1/√2 होगा, और ये 1 है तो ये लेंथ 1 - 1/√2 होगा। तो ये रेक्टेंगुलर एरिया के फॉर्म में हो सकता है एनालाइज हो जाए, तो हमें उसे फंक्शनल एनालिसिस पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो जैसे अभी हमने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन में स्टडी किया था, ये दोनों लोअर साइड वाले रेक्टेंगल है, बट क्वेश्चन सेज आई इज स्मॉलर देन, मतलब हमें अपर साइड को एनालाइज करना है, तो हमें एक्चुअली इन रेक्टेंगल्स के एरियाज को सम अप करना है, राइट। तो करके देखते हैं, डू वी गेट दैट। तो बच्चा ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया क्या आ जाएगा, 1/√2 × 1, ये 1 यूनिट है। और जो सेकेंड रेक्टेंगल है 1 - 1/√2 लेंथ into the breadth is this means 1/√2 पे इस फंक्शन का वैल्यू, 1/√2 पे इसका आउटकम आ रहा है e पावर -½ है ना, तो दैट इज 1/√e। अब चेक कर लो, डू यू हैव इट एज इट इज। तो इस तरह से हमारा इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखें, लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस फॉर टुडे, इट सेज अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, I1 I2 I3 I4, सभी में जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है वो 1 यूनिट का ही है, और इन दोनों में पर्टिकुलरली लिमिट 0 to 1 है, एंड इन दोनों में 1 to 2। तो इस तरह से अगर हम सभी को मिला के डिस्कशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप बिगिन करें जो सेम इंटरवल वाले फंक्शन हैं उसमें इन दोनों में लार्जर कौन सा है, क्योंकि हम इन्हें इंटीग्रेट तो नहीं कर सकते, तो हमें इसी तरह से कंपेयर करना होगा कौन सा फंक्शन बड़ा है। सो 3 पावर x स्क्वायर एंड 3 पावर x क्यूब 0 से 1 के इंटरवल में। तो जब x 0 से 1 के इंटरवल में होता है तो वी नो मोर द पावर लेसर इज द आउटकम, करेक्ट। सो e पावर x स्क्वायर, e नहीं है हमारे लिए, 3 है बेस, तो 3 पावर x स्क्वायर 3 पावर x क्यूब, ये फंक्शन इससे बड़ा है, तो डेफिनेटली I1 वुड बी लार्जर कंपेयर टू I2, परफेक्ट। अब इस पे आ जाएं,
लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 1 to 2 है, उस केस में मोर द पावर मोर विल बी द आउटकम. सो वी नो एक्स स्क्वेयर एंड एक्स क्यूब. तो ये I4 वुड बी लार्जर कंपेयर टू I3. अब हमें इन्हें भी रिलेट करना है. उसके लिए वी विल टेक सेम फंक्शन. सो 3 पावर एक्स स्क्वेयर 3 पावर एक्स स्क्वेयर, यहाँ लिमिट 0 to 1 है. तो बच्चा 0 से 1 लिमिट के लिए जो 3 पावर एक्स स्क्वेयर का वैल्यू आएगा वो स्मॉलर आएगा 3 पावर एक्स स्क्वेयर 1 से 2 के कंपेरिजन में. ठीक है, तो क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का वैल्यू 0 से 1 में आएगा और 1 से 2 के इंटरवल में 1 से 4 में आएगा, तो ये बड़ा आएगा, राइट. सो I3 विल बी लार्जर देन I1. और आप इन्हीं तीनों के हेल्प से ही अब आप रिलेट कर सकते हैं I4 ग्रेटर देन I3 एंड I3 इज ग्रेटर देन I1. सो इट इज़ I4 I3 I1 I2. अदरवाइज आप इन दोनों को भी रिलेट करते हुए कंप्लीट डिस्कशन कर सकते हो. ठीक है, दिस इज हाउ यू गोइंग टू वर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. I1 एंड I2 दो इंटीग्रल है, आपको बताना है बड़ा कौन सा है. तो बच्चा sin x बाई एक्स है और इसी फंक्शन में ही x के जगह पे ही sin x आ गया है. दैट्स इट, इनपुट चेंज हुआ है. तो अगर हम 0 से पाई के इंटरवल में sin x बाई एक्स आज फंक्शन चेक कर ले कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो हम I1 एंड I2 को ईजिली रिलेट कर पाएंगे. तो उसके लिए f डैश देखें. डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर मल्टीप्लाई विद द डिनोमिनेटर माइनस डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर. इसके साइन को चेक करने के लिए हम cos x को ले लेते हैं कॉमन. सो x माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स दैट इज tan x अपॉन एक्स स्क्वेयर. 0 से पाई बाई 2 में ये है पॉजिटिव एंड 0 से पाई बाई 2 के इंटरवल में tan x इज लार्जर देन x. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये x का ग्राफ होता है और ये tan x होता है जो कि अबव लाई करता है. तो दिस इज नेगेटिव and this is positive. तो overall this is negative. So this is a decreasing function. Decreasing function के केस में more the input lesser will be the outcome. अब आपको देखना है यहाँ पे input x है, यहाँ पे उसी function के लिए जो input है वो sin x है. And 0 से पाई बाई 2 के interval में अगर आप देखें तो ये y is equal to x है and this is y is equal to sin x. Sin x is smaller, right? So can we say I2 में जो integrand है that is smaller compared to this? So clearly I2 is smaller than I1. Fine. Next, I1 is sin square x dx 1 plus sin square x. वैसे तो इसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसे भी हम कर सकते हैं, इसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन बिगर इंटीग्रेट किए क्या हम इसे आंसर कर सकते हैं. इसमें अगर आप शिफ्ट प्रॉपर्टी का यूज लें तो ये आ जाता है. तो क्लियर हो जाता है I1 इज इक्वल टू I2, राइट. अब I3 के बारे में देखते हैं. उसके लिए साइन स्क्वेयर है इसमें प्योरली और इसमें कॉस स्क्वेयर का प्रेजेंस है, यहाँ मिक्सचर है. तो अगर हम I1 प्लस I2 को चेक करें, I1 प्लस I2, तो डिनोमिनेटर में हम LCM लेंगे. दोनों को ऐड कर रहे हैं ना, 0 से पाई बाई 2 ही है हमारे पास लिमिट. सो साइन स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वेयर dx. बच्चा हम LCM ले रहे हैं, तो 1 प्लस साइन स्क्वेयर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वेयर, व्हाट डू वी गेट. मल्टीप्लाई कर रही हूँ, साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर इंटू कॉस स्क्वेयर. ठीक. And here it is sin square plus sin square cos square plus cos square plus sin square cos square. Perfect. सिर्फ इसे ही हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं. So sin square plus cos square is 1, 1 plus 2 sin square into cos square. And ये है 1, तो this is 2 plus sin square into cos square. Perfect. तो जो I1 plus I2 आ रहा है आप देख सकते हैं that is twice of I3, क्योंकि I3 में अगर आप यहाँ से 2 को कॉमन लेते हैं तो 2 प्लस साइन स्क्वेयर इंटू कॉस स्क्वेयर एग्जैक्टली है. न्यूमरेटर तो ऑलरेडी सेम है, राइट. तो 2I3. सो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 2I3. I1 एंड I2 are equal, so 2I1 is 2I3. So I1 is equal to I3. तो यहाँ पे I1 is I2 is I3, all three are equal. So that's it बेटा. जितने तरह की चीज़ों की पॉसिबिलिटी थी वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग. अब आप जिस भी सोर्स से प्रैक्टिस करते हैं करें बिल्कुल, एंड जो भी डाउट्स आते हैं टेलीग्राम ग्रुप में आप पोस्ट कर दें, आई विल आंसर दोज. ठीक है, सो क्लोजिंग इट बेटा.